तो हेलो गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5। और आपका मैथ चल रहा है यानी वास्तविक संख्या यानी फर्स्ट आपका चल रहा है और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 1.1। ठीक है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आपको लगभग लगभग कितने 8 क्वेश्चन यहाँ से करा चुका हूँ। ठीक है, 8 क्वेश्चन यहाँ से करा चुका हूँ। अब हम 9वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो 9वां देखो क्या दे रखा है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यानी कि इसका सिंपली मीन क्या है कि 6 की पावर n है। n तो आपकी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। n बराबर आपकी प्राकृतिक संख्या है। n बराबर क्या है? प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? यानी 6 के कोई हम ऐसे फैक्टर करें कि उसमें कहीं भी 0 पे समाप्त हो। जैसे कि मान लीजिए मैं 6 की पावर n का मतलब क्या होता है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक होती है। ठीक है, अनंत तक होती है। तो इनका मतलब ये है कि जांच कीजिए कि 6n जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। अब 0 पर समाप्त कोई संख्या कब होती है? जैसे मान लीजिए कि 0 पर समाप्त कोई संख्या जब होगी जब उसमें क्या है 5 का गुणनखंड होगा, तभी वो 0 पर समाप्त होगी या 5 पर समाप्त होगी। ठीक है, तो जैसे देखो, अब 6 का क्या करूंगा मैं? n का मतलब मैं मान लो कोई भी संख्या रख सकता हूँ, एक रख सकता हूँ। तो देखो ये 6 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6 की पावर स्क्वायर करूंगा, n की जगह पे 2 भी रख सकता हूँ। तो 6 जगह 36 आएगा। n की जगह पे मैं 3 रखूंगा तो कितना आएगा? 2 से 16 आएगा। 6 का क्यूब 2 से 16 होता है। ऐसे ही मैं सारी आगे आगे रखते जाऊंगा, आगे रखते जाऊंगा। तो पीछे क्या है? मुझे 6 की जगह पे 6 ही मिलने वाला है। पीछे क्या मिलेगा? 6। और इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जांच कीजिए 6n का कोई ऐसा मान है जो आपका 0 पर समाप्त होगा। तो 0 पर किसी संख्या का मान कब समाप्त होता है? उसके पीछे 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो देखो अब क्या, इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है कि इसको आप 6n को किस में डिवाइड करो, आप इसके गुणनखंड कर लो। तो क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3 हो जाएंगे पावर। अब देखते हैं हम क्या इसमें कोई ऐसा गुणनखंड आ रहा है जो होगा। तो 2 की पावर इंटू 3, बात तो वही है, बराबर। तो देखो ये कितना है? 2 इंटू 3 का वन, फिर भी नहीं होगा। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। ऐसे ही मैं आगे अगर 2 इंटू 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 9 हो जाएगा, तो फिर भी 36 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इस संख्या के गुणनखंड जो हमारा आधार है उसके जो गुणनखंड या जो उसके फैक्टर आएंगे वो आपके उन फैक्टरों में 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 0 पर या 5 पर समाप्त होगी। तो इसमें कहीं भी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। बात में अगर यहाँ पे 10x की करूं, ये तो 6 था आपका। ठीक है, बात में अगर इस संख्या की करूं कि ये कभी भी 0 पर समाप्त होगी या नहीं, यानी इसके जो पीछे आएगा 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या है कि हमारी जो वैल्यू निकली, जैसे यहाँ 216 निकला, यहाँ 36 निकला, यहाँ 6 निकला, और भी यहाँ 6 की पावर 4 करोगे तो और भी कुछ आएगा, तो उसके पीछे क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है कि 6n की कोई ऐसी घात है जो ये 0 पर समाप्त होगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त होती अगर उसके गुणनखंड, अगर उसके फैक्टर यानी जो हमको आधार दे रखा है, जैसे यहाँ पे 6n दे रखा है, इसका आधार हमें गुणनखंड में 5 मिल जाता तो हमारी 0 पर समाप्त होती, जैसे मैं यहाँ पे प्रूव करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसके मैं गुणनखंड कर सकता हूँ। तो देखो 2 इंटू 5 कर सकता हूँ। ठीक है, n कर सकता हूँ। ठीक है, अब n क्या है? n आपकी प्राकृतिक संख्या है कोई भी। तो देखो 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 इंटू 5 बराबर 10 हो गया। देखो 0 आ गई पीछे। ठीक है, या
एक न लेके मैं 2 ले सकता हूँ, ठीक है। तो 2 इंटू 5 स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखो 25 यहाँ हो गया और इंटू 2 दूनी 4 यहाँ हो गया, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 दूनी 8 और 10, देखो 0 पर समाप्त हो गई, ठीक है। आगे भी कर सकते हैं कि पावर क्यू करूं तो 8 हो जाएगा, 2 का क्यू 8 हो जाता है और 3 का क्यू कितना हो जाता है आपका 27 हो जाता है, 27 हो जाता है। 3 3 9 27, 2 4 4 2 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि आगे हमें जैसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमको क्या है कि 0 मिलता जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या हमको दी गई है तो उसके अगर फैक्टर में 5 आ जाए, उसके फैक्टर में क्या हो जाए 5 आ जाए, तो वो संख्या आपकी 0 पर समाप्त होगी या 5 पर समाप्त होगी, ठीक है। और ये 6n क्यों नहीं समाप्त होगी, क्योंकि इसके जो फैक्टर क्या है 2 और 3 है, तो ना तो 2 आपका 0 पर समाप्त होता है और न 3 आपका 0 पर समाप्त होता सकता है, ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन लगभग समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें में क्या दे रखा है, व्याख्या कीजिए कि आपको कुछ फैक्टर दिए गए हैं और कुछ उसका शेषफल दिया गया है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि वो प्राकृतिक अभाज्य है या भाज्य है, अभाज्य है या भाज्य है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 10वें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमको, बेसिकली 10वें क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। और एक और दे रखी है हमको 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें दे रखा है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ये भाज्य संख्याएं क्यों है, ठीक है। ये हमको निकालना है। तो पहले देखो हम क्या करते हैं कि ये आपको कोई संख्या है, इसके फैक्टर रूप में ही तो हमको दे रखी है, कोई संख्या है ये हमको फैक्टर रूप में दे रखी है, तो पहले इसकी संख्या बनाओ, पहले इसकी संख्या बना लेते हैं हम, ठीक है। और चलो संख्या बनाते हैं। तो देखो 7 11 7 77 हो गया, पहली संख्या की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट केस की, ठीक है। 11 7 77 हो गया, 11 7 77 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो 13 सत्ते 91 1, 13 सत्ते 91 1, कैरी कितने 9 है, ठीक है। और 13 सत्ते 91 और 9 कितना हुआ 100, ठीक है। प्लस 13। अब देखते हैं तो 1 0 1 4, अगर इसमें 1001 में आप 13 जोड़ोगे तो 1014 आपका हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 1014 जो हमारी, इसका मतलब कितना आ गया 1014। अब ये पूछ रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। तो मैंने आपको बताया था कि भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, जो अपने से खुद से कट जाए, एक से कट जाए और भी मल्टीपल संख्याओं से कट जाए, वो आपकी क्या होती है भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। यानी यहां लिखूं मैं तो स्वयं कॉमा 1 और अन्य से भी कट जाए, वो कैसी होती हैं आपकी भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं 1014 की, तो इसको मैं 2 से काटूंगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 2 से काटूंगा, देखो कट रहा है क्या, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कटते रहते हैं। 3 3 एकन 3, 2 बजा 3 18, 18 हो गया, 2 बजा 3 9 27, ठीक है। फिर मैं 2 से काटूंगा, तो देखो 2 से कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, अब किसी और संख्या से कटेगा। तो देखो इसके गुणनखंड कितने, एक तो एक है, एक है और स्वयं से तो कट ही जाएगा, 114 से एक बार में कट जाएगा, ये 2 से भी कट गया यार, ये 3 से भी कट गया, यानी इसके गुणनखंड कितने आए, इसके 4 आ गए, गुणनखंड कितने आ गए 4 आ गए। और जो भाज्य संख्याओं की जो परिभाषा है वो क्या है
कि या तो वो एक से कटे या स्वयं से या अन्य और भी संख्याओं से कट जाए, वो आपकी कैसी होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। प्रूव कर लिया हमने कि भाज्य संख्या वो है, तो क्यों है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे वाले इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस कितना है 5। ठीक है, तो देखो एक 2 एकन 2 होती है 6 और 6 चौक 24 और 7 छक्के 42, 42 इधर हो गया, 5 चौक 20, 20 तीय 60, 60 दूनी 120, इधर 120 हो गया प्लस 5। ठीक है, अब 42 का इसमें करोगे तो देखो 0, 42 दूनी कितना हो गया आपका 84 4। ठीक है, हाँ, देखो 42 के 0 में करोगे 0, 42 दूनी कितना हुआ 84, हासिल कितनी 4 बची और 42 एक 42 और 4 48 प्लस 5, 48 प्लस 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 48 45। अब हमारे पास संख्या क्या आ गई 48 45, यानी ये जो संख्या आई हमारे पास निकल के कितनी आई 48 45। भाई फैक्टरी तो दे रखे हमको, फैक्टर का मल्टीपल करके हमने एक संख्या बना लिया, 5 जोड़ दिया उसमें। अब ये संख्या हमको देखनी है भाज्य है या भाज्य है, तो चलो भाई कर लो, इसके फैक्टर कर लो। अब 48 और 45 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 2 से पहले काटेंगे। ठीक है, देखो कट जाएगा, 2 से तो नहीं कटने वाला क्योंकि पीछे 5 है, तो हम 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 एक 3, एक बचा यहाँ 18 हो गया, 30 का 18, 3 एक 3, फिर एक बचा 5 15। ठीक है, फिर देखते हैं 3 से, तो 5 15, एक बचा 3 तक के 9, 3 तक के 9, 2 बचे। अब ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, 5 से कटेगा, देखो 3 से नहीं कट रहा तो 5 से काटेंगे, तो 5 तिया 15, एक बचा यहाँ 10 हो गया, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो संख्या 48 45 है, मुझे यहीं से तो प्रूफ हो रही है, 2 से भी कट रही है 5 से भी कट रही है, कि एक तो ये स्वयं से कट जाएगी, ठीक है, 1 से कट जाएगी, 3 से कट रही है, 5 से कट रही है। ये संख्या स्वयं से कट रही है, 1 से कट रही है, 3 से 5 और 5 से कट रही है। यानी मैं बोल सकता हूँ कि इस संख्या के मल्टीपल गुणनखंड है, यानी ये बहुत संख्याओं से कट रही है। तो अतः ये क्या है आपकी, अतः 48 45 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये दोनों संख्या प्रूफ हो गई आपकी भाज्य संख्या है, तो वो क्यों है। ठीक है, अच्छा ये 10वां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि किसी एक खेल के चारों तरफ 2 व्यक्ति दौड़ लगाते हैं, 2 व्यक्ति दौड़ लगाते हैं, वो एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वो पुनः उस जगह पर कितनी देर बाद आके मिलेंगे, या कितने समय बाद पुनः वो एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन दे रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार, मान लीजिए कोई खेल का मैदान है, उसके ये क्या है वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन कौन सा है आपका 11, सोनिया को कितना है 18 मिनट लग रहे हैं, और रवि को कितना लग रहा है इसमें 12 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि एक साथ एक स्थान से, मान लीजिए यहाँ से एक साथ चलना आरंभ करते हैं दोनों। ठीक है, जब दोनों लोग एक साथ आरंभ करेंगे तो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी वो इस चक्कर लगाने के बाद एक की स्पीड 18 है और एक की क्या है 12। ठीक है, यानी एक आपका 18 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है, एक 12 मिनट में, तो स्पीड दोनों की अलग अलग होगी। तो ये पूछा गया है कि ये दोनों एक स्थान पर कब आके मिलेंगे। ठीक है, तो जब छोटा सा छोटा आपको नंबर पूछा गया है कि वो पुनः कितने चक्करों के बाद या कितनी दूरी के बाद एक स्थान पर आके पुनः मिलेंगे, तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि इसका क्या लेना है, हमको एलसीएम लेना है। ठीक है, तो पहले तो 18 और 12 को हम
गुणनखंड कर लेते हैं, 2 9 3 3 3 से कटा 1, ठीक है। फिर 12 के गुणनखंड करूंगा तो 2 बराबर 6 3 1, ठीक है। यानी सोनिया के गुणनखंड मेरे पास कितने हैं, सोनिया के गुणनखंड 2 3 3, ठीक है। और रवि के गुणनखंड मेरे पास कितने आए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो एलसीएम मैंने क्या बताया था कि जब हम एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लेते हैं तो जोड़ा वाला, यानी 2 इंटू एक, ये 2 बचा 2, फिर एक 3 बचा 3 इंटू एक, ये जोड़ा हो जाएगा यानी 3 3 तरह का 9 और दिन 18, 18 दूनी कितना आ गया आपका 36, 18 दूनी 36। तो वो लगभग कितनी देर में, लगभग आपके पास वो 36 मिनट में, 36 मिनट में पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट में वो अपने प्रारंभिक स्थान पर पुनः दोनों आके मिलेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको क्या है कि बहुत जगह बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसमें नहीं, मैं आपकी आगे की क्लासेस में या आगे आप जो भी तैयारी करोगे उसमें भी ऐसे पूछे जाते हैं कि वो पुनः अपने स्थान पर कितनी देर बाद मिलेंगे या एक दूसरे को कब काटेंगे। तो उसमें क्या है, आपको जो संख्या दे रखी है उनका आपको सिंपली एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो देखो 11वां क्वेश्चन हो गया, अब 12वां क्वेश्चन देख, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है कि दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये मैं आपको क्वेश्चन अभी बता चुका हूँ, थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें दे रखा है 12 n। मैंने आपको बताया था कि पहले आप दोनों गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए, तो इसके कितने होंगे, 3 इंटू 4 हो जाएंगे, 4 12, ठीक है n। तो इसमें कहीं भी 5 आया क्या, अगर यहाँ पे 2 इंटू 5 आ जाएगा तो आपका 0 पर समाप्त होगा या 5 पर समाप्त होगा, और इसमें नहीं आया तो ये कितना है आपका, कभी भी 0 पर या 5 पर समाप्त नहीं होगा। यानी जो संख्या दी गई है उसके अगर मैं गुणनखंड करता हूँ और गुणनखंड में मेरे पास 5 आ जाता है, जो मैंने अभाज्य गुणनखंड उस संख्या के निकाले हैं उसमें अगर 5 है, यानी यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, यहीं पे अगर 20 होता, 20 होता, तो देखो कैसे कर लेता मैं, 4 इंटू 5 हो जाता, तो 5 आ गया मेरे पास, तो ये मैं बोल सकता था कि ये 0 पर समाप्त होगी या 5 पर समाप्त होगी। लेकिन ये क्या है कि ये 0 या 5 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी, इससे पिछले वाला, यानी इससे पिछले वाला जो आपका कौन सा था, 9वां क्वेश्चन था, उसमें मैंने आराम से बताया, ठीक है, कि आप अगर गुणनखंड में 5 आ जाए तो आपकी वो 0 या 5 पर समाप्त होती है, अदरवाइज वो नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन। तो 13वां क्वेश्चन हमको देखो क्या दे रखा है कि निम्नतम अभाज्य संख्या, निम्नतम भाज्य संख्या, 13वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नतम भाज्य संख्या। निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। कैसे है, क्योंकि 2 तो अपने से और स्वयं से कटती है, अपने से और 1 से कटती है, यानी तो अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, निम्नतम भाज्य, निम्नतम भाज्य आपकी 4 है, ठीक है। छोटी छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि 3 तो अभाज्य संख्या है और 4 से आपकी भाज्य संख्या स्टार्ट होती है, 4 हो जाएगी, फिर 5 अभाज्य हो जाएगी, फिर 6 आपकी भाज्य हो जाएगी, ठीक है, 7 अभाज्य हो जाएगी, और निम्नतम अभाज्य, निम्नतम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नतम भाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या का मासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो भाज्य का कितने गुणनखंड हो गए आपके, 2 इंटू 2, ठीक है, और अभाज्य के गुणनखंड कितने हो गए, 2 2 ही है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या लासा पूछा गया है, तो एक ही तो फैक्टर मिल रहा है इसमें, तो अतः HCF बराबर कितना आया हमारे पास, 2 आ गया, ठीक है, 2 आ गया। यानी निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें देख लेते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखो, एक है ये स्वयं से कटेगी, स्वयं के अतिरिक्त ये किसी से नहीं कटने वाली, 2 है तो वो अपने से या
एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी। और अब भाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, वो अपने से घट जाए और दूसरी किसी संख्या और से घट जाए। 3 है, ये स्वयं से कटेगी और 3 से कटेगी, यानी ये भी अभाज्य हो गई। ये तीनों कैसी हो गई, अभाज्य हो गई। लेकिन इसको ना हम भाज्य बोलते हैं ना अभाज्य बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपने से ही कटेगी, किसी अन्य से नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये दोनों कैसी हो गई, अभाज्य हो गई, ठीक है। अब यहाँ से शुरू होती है, ये भाज्य हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसके फैक्टर 2 इंटू 2 है। ये अपने आप से भी कटेगी, 4 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी। 5 को मैं काटूंगा तो 5 1 से कटेगी और 5 से कटेगी। 6 को मैं काटूंगा तो 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 3 से कटेगी। तो ये कैसी है, भाज्य हो गई आपकी। 7 अपने आप से कटेगी, ठीक है, तो ये अभाज्य होगी। 8 कितने से कट जाएगी, 1 और 2 से और 4 से भी कट जाएगी, 4 दूनी 8 होते हैं, ठीक है। और 3 कितने से, 1 से, 3 से और 9 से। तो ये अभी आपकी भाज्य होगी, ठीक है। तो निम्नतम भाज्य संख्या कौन सी है आपकी, 4 है, और निम्नतम अभाज्य संख्या कौन सी है आपकी, 2 है, छोटी से छोटी, ठीक है। तो इन दोनों को लासाई तो पूछा था, ठीक है। तो भाज्य 4 है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, अभाज्य 2 है, ठीक है। तो एक इसमें आपको फैक्टर मिल गया, तो एचसीएफ कितना हो गया इसका, 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया। अब आपको 14 क्वेश्चन दे रखा है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 112 और 44 का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ और 144 और क्या है 120, 120 इसका एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले तो 144 के गुणनखंड कीजिए और 120 के कीजिए, ठीक है। 144 7 दूनी 14